नृत्यादि स्थायी लोके तानि च नाट्यकाव्योः विभावा अनुभावास्तत्यन्ते विचार्यः व्यक्तस्य विभावादि स्थायी भावो रसस्मृतः। आज काव्य प्रकाश चतुर्थ उद्योग की तीसरी कक्षा है। कल तक हमने जो विचार किया था वो रसस्वरूप तक हम आ गए थे। संलक्षण क्रम व्यंग्य ध्वनि, असंलक्षण क्रम व्यंग्य ध्वनि, इन सभी भेदों पर प्रारंभिक रूप से विचार करने के उपरांत आचार्य मम्मट ने रसस्वरूप का प्रतिपादन किया है। रसस्वरूप की प्रतिपादन दो कारिकाएं, चौथी और पांचवी कारिका, इसका विवेचन हम कल कर चुके थे। इसका अन्वय भी हमने बता दिया था। अन्वय हो गया था ना कल। अब इसके बाद हमको विचार करना है उत्तम ही भरतेन। भरतेन अर्थात भरत मुनिना नाट्यशास्त्रस्य प्रवर्तकाः भरत मुनियः सन्ति तैः उत्तम। ये जो पंक्ति है विभावानुभाव व्यभिचार संयोगाद रस निष्पत्ति, ये वस्तुतः आचार्य भरत मुनि की पंक्ति है। आचार्य भरत मुनि ने नाट्यशास्त्र का छठा और सातवां अध्याय, छठा अध्याय कहलाता है रसाध्याय, इसमें रस का विवेचन है, और सातवां अध्याय कहलाता है भावाध्याय, जिसमें भावों का विवेचन है, 33 व्यभिचारी भावों का। और आचार्य मानते हैं कि ये सर्वे विभावाः उत्पद्यन्ते, ये जितने भी भाव हैं ये उत्पन्न होते हैं। इसलिए उत्पत्तिवाद वस्तुतः भरत मुनि के द्वारा प्रवर्तित है कि भावाः उत्पद्यन्ते। तो जो छठा रसाध्याय है उस रसाध्याय में आचार्य भरत मुनि ने तीसवीं कारिका की वृत्ति में यह पंक्ति दी है। विभावानुभाव व्यभिचार संयोगाद रस निष्पत्ति। एक चीज हम आपको बता दें कि यह रस निष्पत्ति सूत्र है, क्योंकि इसमें रस निष्पत्ति की प्रक्रिया का विवेचन है। और दूसरा, इसमें स्थायी भाव का उल्लेख नहीं है। विभाव का उल्लेख है, अनुभव का उल्लेख है, व्यभिचारी का उल्लेख है। लेकिन ये जिज्ञासा बनी रहती है कि केन सह संयोग, किसके साथ संयोग। ठीक है, संयोगात पंचमी लगी है, केन सह संयोग, तो स्थायीना सह संयोग, उसका अध्याहार करना पड़ता है। इसलिए सप्तम अध्याय जो नाट्यशास्त्र का है उसमें एक और वृत्ति में वचन मिलता है, उसको आप चाहे तो लिख लें, विभावानुभाव व्यभिचारी, विभावानुभाव व्यभिचारी परिवृतः स्थायी, विभावानुभाव व्यभिचारी परिवृत स्थायी रस नाम लभते। ठीक है, इसमें स्थायी का उल्लेख देखिए, तो विभावानुभाव व्यभिचारी परिवृत स्थायी रस नाम लभते। चलिए, तो विभाव पर कल हमने विचार कर ही लिया था, अनुभव पर भी विचार कर लिया था, व्यभिचारी पर भी विचार कर लिया था। और संयोगात जो क्रिया है, तो संयोग केन सह संयोग, ये भी हम बता चुके हैं कि स्थायी ना सह संयोग। और स्थायी क्या है? रतिर्हासश्च शोकश्च क्रोधोत्साहो भयं तथा जुगुप्सा विस्मयश्चेति स्थायी भावाः प्रकीर्तिता। प्रत्येक रस का एक स्थायी भाव होता है जो संस्कार रूप में सहृदय की चेतना में जन्मजात विराजमान रहता है। परिवेश के आधार पर उसका पोषण होता है। जैसे यदि मंच पर युद्ध का दृश्य दिखाई देगा तो वीर रस की प्रतीति होगी। यदि नायक नायिका के परस्पर विलास को यदि आप दिखाएंगे तो श्रृंगार की प्रतीति होगी। ठीक है, तो सहृदय के चित्त में संस्कार रूप में पड़ा हुआ वो स्थायी तदनुरूप सामग्री के उपस्थित होने पर जाग उठता है। जाग उठने का अर्थ क्या है? अनुभव में आने लगता है।
तो वो अनुभव में आता कैसे है? तो संयोग से। संयोग मतलब संपर्क। तो किसके साथ संपर्क? विभाव, अनुभव और व्यभिचारी। तो विभाव, अनुभव और व्यभिचारी का सहृदय के चित्त में संस्कार रूप में बैठे हुए स्थायी भाव के साथ जब संयोग होता है तो रस की निष्पत्ति होती है। ठीक है, ये आचार्य का कहना। अच्छा, विभाव भी दो तरह के हैं, एक आलम्बन विभाव और एक उद्दीपन विभाव। आलम्बन विभाव मतलब जिसके आश्रित होकर रस प्रतीति होती है या जो उस स्थायी भाव का विषय बनता है। यद विषयिणी स्थायी, जिसको स्थायी इत्यादि विषय बनाते हैं, तो वो क्या हो गया आपका? आलम्बन। और उद्दीपन विभाव है उत्पन्न हुए स्थायी को पुष्ट करने वाली अनुकूल परिस्थितियां। उद्दीपन समझ में आ गया? उद्दीपन का अर्थ क्या है? उसको और अधिक उद्दीप्त कर देने वाली, उसको और अधिक अनुभव में और अधिक पुष्ट करने वाली जो अनुकूल परिस्थितियां, उसको कहते हैं उद्दीपन विभाव। अब इसमें विचार हमको ये करना है कि इसमें दो क्रियाएं हैं, एक क्रिया है संयोगाद और दूसरी क्रिया है निष्पत्ति। दो क्रियाएं हैं, ठीक है। तो विभावस्य संयोगः स्थायिनासः, अनुभावस्य संयोगः स्थायिनासः, व्यभिचारिणः संयोगः स्थायिनासः। तो तीन संयोग हुए, क्योंकि संयुक्त होने वाले तीन पदार्थ, स्थायी तो एक है, स्थायी के साथ संयुक्त होने वाले तीन पदार्थ है, एक विभाव है, एक अनुभाव है और एक व्यभिचारी। ठीक है। तो विभाव के साथ जब स्थायी भाव का संयोग होगा तो स्थायी भाव हो जाएगा उत्पाद्य और विभाव हो जाएंगे उत्पादक। अनुभाव के साथ संयोग का अर्थ क्या हो जाएगा? अनुभाव हो जाएंगे गमक और स्थायी भाव हो जाएगा गम्य, गम्य गमक भाव। और व्यभिचारी के साथ जब संयोग होगा तो पोष्य पोषक भाव, व्यभिचारी हो जाएगा पोषक और स्थायी क्या हो जाएंगे? पोष्य। यही है ना जी? जी हाँ। ठीक है। और निष्पत्ति के भी चार अर्थ हैं, यहां पर तीन अर्थ लेंगे। निष्पत्ति अर्थात विभावेन उत्पद्यते और अनुभावेन गम्यते और व्यभिचारिणा, ठीक है, तस्य पोषः भवति। दूसरे रूप में यदि आप विचार करें तो चार सिद्धांत हैं रस निष्पत्ति के, लोल्लट, शंकुक, भट्टनायक और अभिनव। आचार्य लोल्लट, आचार्य शंकुक, आचार्य भट्टनायक और आचार्य अभिनव, चार आचार्य हैं। तो लोल्लट के सिद्धांत को मानते हैं उत्पत्तिवाद, शंकुक के अनुमितिवाद, भट्टनायक के निरुक्तिवाद और अभिनव गुप्त के उत्पत्तिवाद। ठीक है। तो लोल्लट के मत में रसः उत्पद्यते, शंकुक के मत में रसः अनुमीयते और भट्टनायक के मत में रसः भुज्यते, जिसका भोग होता है। और अभिनव गुप्त के मत में रसः अभिव्यज्यते। पकड़ लिया? तो रसस्य अभिव्यक्ति ही निष्पत्ति अर्थात अभिव्यक्ति ही अभिनव गुप्त मते, रसस्य भुक्ति ही भट्टनायक मते, रसस्य अनुमिति ही शंकुक मते और रसस्य उत्पत्ति ही लोल्लट। कथम संयोगात्? केन सह संयोगः? स्थायिना। केषां संयोगः? विभावानुभाव व्यभिचारी। और विभावानुभाव व्यभिचारी कहाँ होते हैं? काव्य मात्रैक लभ्य, संसार में नहीं होते, कविता में। लोक से उठकर जब वह पात्र कविता में आ गया तो वो क्या हो गया? कविता का विषय बन गया।
लोक का दुष्यंत भिन्न है और अभिज्ञान शाकुंतल का दुष्यंत भिन्न है। ठीक है, लोक का दुष्यंत सर्वजन संवेद्य नहीं है, लेकिन कविता का दुष्यंत सर्वजन संवेद्य है। क्यों? क्योंकि वो विभाव रूप है और काव्य रूपी कला में उपस्थित हो रहा है, कला के माध्यम से वो निकल रहा है। तो कला के माध्यम से निकलने वाला कोई भी पदार्थ सुंदर हो जाता है और सर्वजन संवेद्य होता है। सभी उसको देखेंगे। अरे एक नाटक को जब उसका अभिनय किया जाता है तो हजारों आदमी देखते हैं ना, कि एक देखता है, सब देखते हैं, सर्वजन सब। अब यहाँ एक समस्या खड़ी होती है कि जो दुष्यंत की अनुभूति है वो तो व्यक्तिगत है, तो वो सबको कैसे प्रतीत हुई, उस अनुभूति से सभी कैसे चमत्कृत हुए। तो इसके लिए आचार्य भट्टनायक ने साधारणीकरण माना व्यापार। तो साधारणीकरण से क्या होता है, विशेषणांश हट जाता है। ये सब बातें आगे आएंगी, धीरे धीरे सब समझ में आ जाएगा। चले आगे जी। ये पकड़ लिया संयोगाद और निष्पत्ति है। संयोग विभावेन सह संयोग, अनुभावेन सह संयोग, व्यभिचारिणा संयोग, ये व्यभिचारी भी संयोग है। और निष्पत्ति है, रसस्य निष्पत्ति। पढ़िए, इसी को आचार्य कहते हैं एतद् विवृणवते। इसी का व्याख्यान करते हैं आचार्य क्या नीचे, एतद् विवृणवते। ठीक है, विवृणवते जो क्रिया है इसका अन्वय लगेगा। देखिए एकदम अंत में आया है, भट्ट लोलट प्रभितया। ऋणवते बहुवचन है ना, तो ऋणवते तो भट्ट लोलट प्रभितया। ठीक, पढ़िए पहला सिद्धांत। पहला सिद्धांत क्या है, उत्पत्तिवाद। चार सिद्धांत हैं, उत्पत्तिवाद, अद्वितीयवाद, प्रवृत्तिवाद, अभिव्यक्तिवाद। तो पहला है उत्पत्तिवाद। उत्पत्तिवाद के प्रवर्तक कौन है, लोलट। अच्छा, एक चीज ध्यान रखिएगा कि विभावानुभाव में व्यभिचारी संयोगा निष्पत्ति, ये जो वृत्ति में प्राप्त होने वाला सूत्र है, इस सूत्र पर ये चार सिद्धांत आचार्य अभिनव गुप्त ने अभिनव भारती में प्रस्तुत किए हैं। ये नाट्यशास्त्र में नहीं है ये चार सिद्धांत, भरत मुनि ने इनको नहीं दिया है। भरत मुनि ने तो विभावानुभाव व्यभिचारी संयोगा संस्कृति करके आगे बढ़ गए। लेकिन जब आचार्य अभिनव गुप्त इस पर अभिनव भारती लिखने लगे, तो अभिनव भारती एक ऐसी टीका है जो कि संपूर्ण नाट्यशास्त्र पे मिलती है। तो जब वो अभिनव भारती लिखने लगे तो उन्होंने इस सूत्र के व्याख्यान में इन चार मतों को प्रस्तुत किया है। भरत मुनि ने नहीं प्रस्तुत किया, आचार्य भरत मुनि ने। लोलट, शंकुर, भट्टनायक और अभिनव। ठीक है, अपने मत को अंत में दिया। तो वहां यदि आप जाएंगे तो बहुत विस्तार से है, फाइनल में ये प्रिस्क्राइब्ड है वो पूरा का पूरा आपका रस सूत्र, रस व्याख्यान भरत मुनि का। यहाँ पर आचार्य मम्मट ने, क्योंकि आचार्य मम्मट तो आनंदवर्धन के परिवर्ती हैं। आनंदवर्धन आपके हुए 9वीं शताब्दी में और ये हुए 10वीं 11वीं शताब्दी में। तो आनंदवर्धन ने जब उस रस सूत्र के व्याख्यान को आचार्य अभिनव गुप्त के पढ़ा, मम्मट ने, आचार्य मम्मट ने, तो उन्होंने उस व्याख्यान को संक्षिप्त करके, वहां पर वो 30-40 पेज में है, लेकिन यहाँ उसको संक्षिप्त करके उन्होंने चारों को यहाँ पर प्रस्तुत कर दिया। ठीक है, तो पढ़िए। विभावैहि, बोलिए आप लोग। ललनोद्यानादिभिः आरम्भैः प्रत्यागो भावो जगतः। विभावैहि कटाक्षैः प्रतिक्रियैः व्यभिचारिभिः अद्वैतादिभिः संगारिभिः उपचितः। मुख्या रामानां
प्रविधेय से तात्पर्य है भट्ट लोल्लट के अनुयायी। ठीक है। अब लोल्लट, शंकुक, भट्टनायक, अभिनवगुप्त, इन चार में से लोल्लट और शंकुक का ग्रंथ तो मिलता ही नहीं, कोई परंपरा नहीं है, कोई ग्रंथ नहीं है। भट्टनायक का ग्रंथ था हृदय दर्पण, तो हृदय दर्पण अभिनवगुप्त को उपलब्ध था। लेकिन जब बम्बट के बाद या बम्बट और अभिनवगुप्त के बीच में आचार्य महिम भट्ट जब व्यक्ति विवेक लिखने लगे तो उनको हृदय दर्पण नहीं मिला। तो हृदय दर्पण का उल्लेख आचार्य अभिनवगुप्त करते हैं कई जगह पर। लोचन में तो किया है भाई कई बार। लोचन में 2 टीकाएं लिखी साहित्य शास्त्र पे आचार्य अभिनवगुप्त ने, एक धन्यालोक लोचन आनंदवर्धन के धन्यालोक पर, दूसरी अभिनव भार। कोई मौलिक ग्रंथ इनका नहीं है, तंत्रालोक है इनका विशाल ग्रंथ, लेकिन साहित्य शास्त्र पे 2 टीका है और दोनों टीका इतनी व्युत्पादक है कि उसके कारण ये साहित्य शास्त्र में प्रतिष्ठित हो गए। आचार्य अभिनवगुप्त हाँ ध्वनिवादी है। ध्वनिवाद को प्रतिष्ठा लोचन के कारण अधिक मिली। ध्वनिवाद की जो वृत्ति, धन्यालोक की जो वृत्ति है, उस वृत्ति पर जो लोचन लिखा है इन्होंने, वो लोचन इतना विस्तृत है और संपूर्ण परंपरा को देख कर लिखा। तब तक जो काव्यशास्त्र बन चुका था उसको देख कर लोचन लिखा, तो उसके कारण ध्वनिवाद को प्रतिष्ठा मिली। ध्वनिवाद को प्रतिष्ठित करने वाले आचार्य अभिनवगुप्त, जान लीजिए। तो देखिए हम लोगों ने ऊपर कारिका पढ़ी थी, कारणान्यत कार्याणि सहकारिणी, 3 शब्द थे, एक कारण, कार्य और एक सहकारी। इसमें है तीनों, कारणई ही, कार्यई ही, सहकारी भी। पहली पंक्ति में कारणई है, दूसरी पंक्ति में पीछे देखिए कार्यई, और तीसरी पंक्ति में सहकारी। मिल गए तीनों शब्द। तो कारण क्या है? विभावई ही कारणई। विभावई पहले कहा ना, विभावई ही कारणई। कौन है विभाव? तो ललनोद्यानादि भी आलम्बनोद्दीपन कारणई ही। तो ललना क्या है? आलम्बन विभाव है। ललना मतलब स्त्री। और उद्यान क्या है? उद्दीपन विभाव। समझ में आ गया अनुभव? तो ललनोद्यानादि भी आलम्बनोद्दीपन कारणई ही विभावई ही रत्यादिको भावो जनिता। ठीक है। जो 3 क्रियाएं हैं इसमें, पहली क्रिया है जनितः, दूसरी क्रिया है प्रतीति योग्य कृतः, और तीसरी क्रिया है उपचितः। मिली? सहकारी भी उपचिता। तो ये जो आपका संयोग शब्द है, इसके यही 3 व्याख्यान होंगे। ठीक है। तो स्थायिना सह संयोग्य अर्थात उत्पाद्य उत्पादक भाव संबंध कस्य विभाव से। तो विभाव और स्थायी का उत्पाद्य उत्पादक भाव संबंध होगा। विभाव स्थायी को उत्पन्न करते हैं और अनुभाव और स्थायी का अनुपात भाव होगा, क्योंकि वो उसकी प्रतीति कराते हैं। और व्यभिचारी और स्थायी का हो जाएगा पुष्य पोषक भाव, क्योंकि वो उसको उपचित करते हैं, पुष्ट करते हैं। तो विभावई ही ललनोद्यानादि ही आलम्बनोद्दीपन कारणे ही। ललना और उद्यान रूपी जो आलंबन और उद्दीपन विभाव है, वो क्या है? कारण है। विभाव क्या है? कारण है। लोक में जो कारण है वही कविता में विभाव कहलाता है। कल बताया था ना आपने।
लोक में जो स्थायी भाव की उत्पत्ति का कारण है वही जब कविता में आ जाता है तो उसको क्या कहते हैं? विभाव कहते हैं। देखिए, विभाव में भी भाव जुड़ा है, अनुभाव में भी भाव जुड़ा है, व्यभिचारी में भी भाव जुड़ा है। इसका अर्थ है कि कविता का संसार केवल और केवल भावात्मक है। भावात्मक से तात्पर्य है कि वो केवल प्रतीति मात्र तक सीमित है, सत्य से उसका कोई संबंध। हाँ, उस प्रातिभाषिक है, नहीं, वो सत्य को प्रस्तुत करता है, परंतु जीवन के यथार्थ को वो प्रस्तुत करता है, लेकिन वो है कैसा? प्रातिभाषिक, प्रतीति मात्र तक उसकी सत्ता मानी जाती है, वास्तविक जीवन में नहीं। वास्तविक जीवन में आप ऐसा व्यवहार नहीं कर सकते, लेकिन वो संकेत तो करता ही, उपदेश तो देता ही। चले, ठीक है। तो विभावैहि जनितः कः अस्थायी भावः, अस्थायी भाव, रत्यादिको भाव, स्थायी शब्द का प्रयोग नहीं, रत्यादिको भाव, रति स्थायी है, रत्यादिकः भावः विभावैहि जनितः, ठीक है। तो रत्यादि जो स्थायी भाव है उनके साथ जब विभाव का संयोग होता है, आलम्बन और उद्दीपन रूपी, तो वो रत्यादि भाव क्या हो जाते हैं? जाग जाते हैं, उत्पन्न हो उठते हैं। हाँ, आस्वादांकुर योग्यत्वम, वो उनकी उनमें स्फुरण आ जाता है, ठीक है। तो कहा ठीक है, उत्पन्न हो गया, हो जाने दीजिए उत्पन्न। तो कहा कि उसके बाद वो प्रतीति योग्य कृत अनुभाव है। अनुभाव है कौन? तो कटाक्ष भुजाक्षेप प्रभृति। कटाक्ष और भुजाक्षेप क्या है? शारीरिक चेष्टाएं, आंगिक अभिनय। वीर यदि होगा भुजाएं फड़कने लगेंगी, और श्रृंगार यदि होगा तो आंख से विलास टपकने लगेगा। कटाक्ष और भुजाक्षेप, भुजाक्षेप प्रवृत्ति। करुण में भुजाक्षेप भी हो सकता है, करुण है आपका विप्रलंब है, वियोग जनित। तो कटाक्ष और भुजाक्षेप प्रभृति, यही कटाक्ष और भुजाक्षेप प्रभृति जो क्या है आपके अनुभव है, ठीक है। उनसे क्या होता है? ये प्रतीति योग्य कहा रत्यादिको भावः, पंक्ति काल में बैठाई, रत्यादिको भावः जनितः रत्यादिको भावः प्रतीति योग्य कृतः। लेकिन उत्पन्न होने में साधन विभाव है, विभावैहि जनितः रत्यादिको भावः, और प्रतीत होने में, उसकी अनुभूति होने में साधन कौन है? अनुभव। तो अनुभव का व्यापार भिन्न है, विभाव का व्यापार भिन्न। विभावैहि रत्यादिको भावः जनितः अनुभावैहि रत्यादिको भावः प्रतीति योग्य कृतः। रत्यादिको भाव एक ही जगह कहा है, लेकिन सर्वत्र उसका अन्वय होता चला जाएगा, ठीक है। और व्यभिचारी भी रत्यादिको भावः उपचितः। अच्छा, अनुभाव क्या है? कार्य है। ऊपर कहा था ना, अनुभावैहि कटाक्ष भुजाक्षेप प्रभृति कार्य। तो कटाक्ष भुजाक्षेप प्रभृति भी कार्य। ऊपर कहा था कारणान्यत कार्याणि। तो लोक में जो कार्य हैं कटाक्ष भुजाक्षेप प्रभृति भी, जब वो कविता में आ जाते हैं तो अनुभाव कहला रहे हैं, और उनसे रत्यादि भाव क्या होता है? प्रतीति योग्य हो जाता है। अरे, आपके हृदय में शोक भरा हुआ है, लेकिन जब आंसू बहेंगे तो समझ में आएगा कि आप दुखी हैं। चेहरा उतर गया, ठीक है, चेहरा उतरने का कारण कुछ और भी हो सकता है, लेकिन जब आपकी आंखों से आंसू बहना शुरू हुआ दुखी, तो
तो समझ में आ गया कि हाँ अंदर शोक है, बैठा हुआ है। आपको प्रसन्नता अंदर से हो रही है, जब तक हंसेंगे नहीं तब तक समझ में आएगा नहीं आएगा। तो ये जो शारीरिक चेष्टाएं हैं जितनी भी, ये क्या है? अनुभव। और इन अनुभवों से हृदयगत उत्पन्न हुआ जो स्थायी है वो स्थायी प्रतीत होने लगता है। देखिए अभी ये मत जाइएगा कि किसको प्रतीत हो रहा है, अभी हम लोग वहां तक पहुंचेंगे, ठीक है? प्रतीत होगा तो वो सहृदय को ही होगा, ठीक है? सहृदय तक पहुंचना है। और व्यभिचारी भी, निर्वेदादि व्यभिचारी क्या है? तो निर्वेद है। निर्वेद ग्लानि शंका तथा सूर्याम 33 जो व्यभिचारी भाव है उसमें पहला है निर्वेद। क्यों? ये सम का स्थायी भाव भी माना जाता है, और इसको कुछ लोग नाट्य में सम को मतलब शांत रस को माना भी है। नाट्य में आपका शांत का जी शांत निर्वेद को शम भी कहते हैं। निर्वेद स्थायी भाव अस्ति शांतो भी शम नमो रसा। तो निर्वेद को शांत का स्थायी भाव माना गया, या शम या निर्वेद। तो जो शांत को रस नहीं मानते तो इसको निर्वेद को कहाँ ले आते हैं? व्यभिचारी। इसलिए इसमें दोनों के गुण हैं, स्थायी का भी गुण है और व्यभिचारी का भी गुण है। इसलिए इसको पहला माना गया, निर्वेद को पहला रखा गया, ठीक है? तो निर्वेद आदि से बाकी 32 और ले लेंगे, सबकी संख्या आगे दी है। इसका पारायण करके इसको याद कर जाइए, इसमें आगे दिया है ना। ये कारिका संख्या 3 नंबर 25 पे 7वीं कारिका है स्थायी भाव की, 8वीं कारिका है, 8वीं 9वीं 10वीं और 11वीं कारिका है व्यभिचारी भाव। इसमें जो निर्वेद का जो कारण वो 4 माने जाते हैं, तत्व ज्ञान प्रदीप से आगे निर्वेद का भाव मानना। तो किस वाले को मतलब शांत रस में स्थायी भाव का कारण? देखिए शांत रस तो इन चारों से ही ना होगा, जैसे शांत की उत्पत्ति तो इन चारों से होगी। इसके निर्वेद के 4 कारण माने जाते हैं, यानी कि सम जो स्थायी भाव है उसके 4 कारण मानेंगे, जो कारण होगा उसको उसमें जोड़ देंगे, जो भी कारण है, ठीक है? उसको उसमें क्या करेंगे? जोड़ दिया जाएगा, उसको उसके साथ स्थापित कर दिया जाएगा। अच्छा, सात्विक भाव की कारिका कौन से है? सात्विक है ना, अष्टौ सात्विका स्मृता। 8 प्रकार के सात्विक भाव होते हैं। वैवर्ण्यम अष्टौ प्रलय अष्टौ सात्विका स्मृता, ऐसे है कारिका। हाँ, स्तंभ स्वेदोधरोवांचः स्वेदो वैवर्ण्य स्वरभूत वेपतु, बोल रहा है विद्यार्थी। स्तंभ स्वेदोधरोवांचः स्वेदो वैवर्ण्य वेपतु, स्वरभंगोथ वैपतु, ठीक है? वैवर्ण्यम अष्टौ प्रलय, हाँ, अष्टौ सात्विका स्मृता, ठीक है? ये 8 सात्विक भाव है, रट लीजिए। 8 आपके स्थायी भाव हैं, 33 आपके व्यभिचारी भाव है, निर्वेद ग्लानि शंका कारिका संख्या दी है, और रतिर्हासश्च शोकश्च ये है आपके स्थायी भाव। हाँ, ये पूरा अर्थ तक 33 भावाः समाख्यातास्तु नामतः। चलिए, तो व्यभिचारी भी निर्वेदादि भी आदि पदेन ये अवशिष्टाः वर्तन्ते अवशिष्यन्ते तेषां ग्रहणम् सहकारी। और ये क्या है? व्यभिचारी ये सहकारी, अर्थात उत्पन्न हुए और प्रतीत योग्य हुए स्थायी भाव को पुष्ट करते हैं। तो सहकारी भी उपचिता। उपचय शब्द का अर्थ क्या हुआ? वृद्धिंगतः। उपचिता मतलब होता है वृद्धि को प्राप्त हो जाना। उपचिता कौन? रत्यादिको भावः। तो विभावैः जनितः रत्यादिको भावः,
अनुभावैहि प्रतीति योग्य कृतः इत्यादिको भावः और व्यभिचारिभिः उपचितः इत्यादिको भावः। वो बीच में है, वो जो उनके उदाहरण है। विभाव क्या है तो लग्नोद्यान दानादि भी है, अनुभाव क्या है तो कटाक्ष, और व्यभिचारी क्या है तो निर्वेदारी। तो विभाव क्या है कारण है, अनुभव क्या है कार्य है, और व्यभिचारी क्या है संभाव। ये सब कॉम्बिनेशन जो है बैठा हुआ है। तो विभावैहि जनितः इत्यादिको भावः, अनुभावैहि प्रतीति योग्य कृतः इत्यादिको भावः और व्यभिचारिभिः उपचितः इत्यादिको भावः। ठीक है। अब ये हुआ कहाँ उत्पन्न, तो वही कहते हैं मुख्या वृत्त्या रामादौ अनुकार्ये और तद्रूपतानुसंधानात् नर्तके विप्रतीयमानो। ठीक है, ये है इनका क्रम। अब देखिए नाटक में एक होता है अनुकार्य और एक होता है अनुकर्ता। अनुकार्य और अनुकर्ता। तो अनुकार्य होता है जिसका अनुकरण किया जा रहा है, वो हो गए रामादि इतिहास प्रसिद्ध, राम हो गए, युधिष्ठिर हो गए, ये सब हो गए प्राचीन जो भी हैं। और अनुकर्ता हो गया वर्तमान कालिक नट, यह अनुकर होती। अनुकरण करता कैसे है, 4 प्रकार की अवस्थाओं से, इसीलिए कहा है अवस्थानुकृतिर नाट्यम। तो अवस्थाएं कौन सी, तो आंगिक वाचिक आहार्य और सात्विक। तो अभिनय भी 4 हो गए, आंगिक अभिनय, वाचिक अभिनय, सात्विक अभिनय और आहार्य। आहार्य मतलब वेशभूषा। ठीक है, तो 4 प्रकार का अभिनय हो गया आपका। तो आंगिको वाचिकश्चैव आहार्य सात्विकस्तथा, इन 4 प्रकार के अभिनयों से वो बता दो बात को समझना ये बातें देना। तो ये 4 प्रकार के अभिनयों से अनुकर्ता अनुकार्य का अनुकरण करता है, इसी को क्या कहा जाता है, अभिनय, या इसी को कहते हैं नाट्य। और देखिए एक नाट्य है, एक नृत्य है और एक नृत्य है। तो नाट्य में, नाट्य को कहते हैं वाक्या, हाँ, नृत्य ताललयाश्रय। तो अन्य भावाश्रय नृत्यम और नृत्यम ताललयाश्रय, ये 3 हैं। इसका अंतर समझ लीजिए कि नाट्य में 4 अवस्थाएं होती हैं, आंगिक वाचिक आहार्य सात्विक। नृत्य में वाचिक नहीं होती और नृत्य में वाचिक और सात्विक नहीं होती। हाँ, नृत्य में वाचिक और सात्विक नहीं होती, उसमें संवाद नहीं होंगे और भावक प्रदर्शन नहीं होगा। किसमें, नृत्य, जिसमें ताल और लय का केवल आश्रय होकर अभिनय किया जाता है, ये अंतर है इसमें। इसीलिए वाक्यार्थाभिनय होता है आपका नाट्य और पदार्थाभिनय होता है नृत्य और नृत्यता। वाक्यार्थाभिनय मतलब संपूर्ण अभिनय जिसमें 4 अभिनय उपस्थित है, और नृत्य होता है पदार्थाभिनय, उसमें नृत्य में एक कम हो जाता है, वाचिक संवाद नहीं होते, भाव होते हैं, और नृत्य में संवाद और भाव दोनों नहीं होते, केवल अंग संचालन मात्र होता है और आहार होता है, वेशभूषा इत्यादि। तो इसमें देखिए अनुकार्य शब्द आया है, रामादौ अनुकार्ये, राम आदि अनुकार्य। अनुकार्य मतलब इतिहास प्रसिद्ध। ठीक है, प्रतीयमानो रसः, रामादौ अनुकार्ये और तद्रूपतानुसंधानात् नर्तके भी प्रतीयमानो रसः। तो 3 क्रियाएं हैं, जनितः हो गया, और प्रतीति योग्य कृतः और उपचितः। कुत्र, रामादौ अनुकार्ये। तो क्या
नर्तके न जनितः नर्तके न प्रतीति योग्य कृतः नर्तके न उपचितः नर्तकेऽपि उपचितः जनितः प्रतीति योग्य कृतः उपचितः किंतु मुख्यावृत्त्या रामादौ अनुकार्ये मुख्य रूप से वो जनित और प्रतीति योग्य और उपचित राम में होगा। ठीक है, नट में केवल उसका अनुकरण करने के कारण उसकी प्रतीति होगी। तो मुख्यावृत्त्या रामादौ अनुकार्ये जनितः मुख्यावृत्त्या रामादौ अनुकार्ये प्रतीति योग्य कृतः मुख्यावृत्त्या रामादौ अनुकार्ये उपचितः। लग गया ना? ठीक है, तो इस इन सब क्रियाओं का आधार कौन है? तो रामादि अनुकार्य। अनुकार्य आप समझते हैं, यस्य अनुकरणं विधीयते इदानीं नटेन चतुर्विधाभिनयेन नटेन यस्य अनुकरणम् इदानीं विधीयते सः अनुकार्यः। और तद्रूपता तत्पदेन कस्य ग्रहणं तस्य तस्य मतलब अनुकार्य। सर्वनाम हमेशा पूर्व परामर्शक होता है, तो इसके ठीक पहले किसकी बात की जा रही है? अनुकार्य। अनुकार्य कौन है? रामादि। तो तद मतलब तेषां रामादीनां या रामस्य अनुकार्यस्य रूपतायाः अनुसंधानात् रूपस्य भावः रूपता। तो यादृशं रूपं रामस्य तादृशं रूपं धारयति कः? नटः अभिनय काले। तो तद्रूपता अर्थात रामस्य या अनुकार्यस्य या रूपता वर्तते तस्य यादृशं रूपं वर्तते तस्य रूपस्य अनुसंधानात्। तो अनुसंधान कैसे करता है? चतुर्विधा। अनुसंधान में चारों प्रकार का अभिनय आ जाएगा। चतुर्विधा अभिनयेन अनुसंधानात् नर्तकेऽपि रसः प्रतीति प्रतीयमानो रसः। नर्तक में भी उस रस की प्रतीति होती है। ठीक है, नट में भी वो दिखाई देता है। तो मुख्य रूप से तो वो दिखाई देता है किसमें? अनुकार्य में। लेकिन चूंकि अभिनय करने वाला नट चार प्रकार के अभिनयों के माध्यम से उस अनुकार्य का अनुकरण कर रहा है, इसलिए रामादिगत जो रस है वह उस अभिनेता में भी या नट में भी नर्तक में भी उपस्थित होता हुआ प्रतीत होता हुआ दिखलाई देता है। इति भट्ट लोल्लट प्रकृतया। अब पंक्ति तो आपने पढ़ ली, लेकिन इसको लिखेंगे कैसे? तो लिखने के लिए आपको इन व्यापारों का और इन क्रियाओं का संबंध बैठाना पड़ेगा। विभावैः जनितः अनुभावैः प्रतीति योग्य कृतः और सहकारिभिः उपचितः। प्रतीयमान शब्द का वस्तुतः अर्थ है अनुमीयमान। प्रतिमान शब्द का अर्थ क्या है? हम उसमें उसका अनुमान कर लेते हैं कि अत्रापि रसः विद्यते, इसमें भी ठीक है रस प्रतीति कारकता है इसमें नट में। ठीक है, तो अब इसमें इसकी समीक्षा भी आपको लिखनी पड़ेगी उत्पत्तिवाद की। तो उत्पत्तिवाद की जब समीक्षा लिखेंगे तो इसके गुण दोष दिखाएंगे। तो ऐसा समीक्षकों का कहना है कि आपके भट्टलोल्लट जो थे वो मीमांसक थे। तो मीमांसक जैसे मिथ्या से भी वास्तविक परिणाम होता हुआ मिथ्या दिखाई देता है। जैसे रज्जु में सर्प की प्रतीति, तो रज्जु में जब सर्प का अध्यास होता है तो उससे उसको सर्प समझने वाले व्यक्ति में परिणाम होता दिखाई देता है। क्या हो जाता है? भयभीत हो जाता है, भाग खड़ा होता है, पसीना छूटने लगता है। वैसे ही यहाँ पर है। यहाँ पर क्या है? हो गया जी? अच्छा, ठीक ठाक हो गया कि नहीं? हो गया, चलो बढ़िया। तो निकाल ली तुमने किताब? अच्छा ठीक।
वैसे ही यहाँ पर नट में वस्तुतः वास्तविक रस की उत्पत्ति नहीं होती। वास्तविक रस तो उत्पन्न किसका हुआ, किसमें? इतिहास पुरुष रामादि में। और रामादि आज है नहीं, ठीक है। तो नट में जो प्रतीति हो रही है वह कैसी प्रतीति हो रही है? केवल प्रातिभाषिक है, लेकिन उसका परिणाम सत्य है। कविता की विशेषता यही है कि कविता का सभी पदार्थ प्रातिभाषिक है, लेकिन उसका सहृदय के चित्त पर होने वाला जो परिणाम है आनंद रूप, वो क्या है? सत्य। ठीक है। लोक में और काव्य में अंतर यही है कि लोक में सभी चीज सुंदर नहीं होती। श्रृंगार हास्य करुण रौद्र वीर भयानक लोक में भी है कि नहीं? लेकिन सभी स्पृहणीय हैं। कोई भयभीत नहीं होना चाहेगा, कोई दुखी नहीं होना चाहेगा, कोई रौद्र के आश्रित होकर कोई किसी का बड़ा नुकसान नहीं करना चाहेगा। लेकिन जब यही कविता में आ जाते हैं तो सभी स्पृहणीय होते हैं। कविता के माध्यम से, कला के माध्यम से जब इसी का प्रदर्शन किया जाता है तो कला के माध्यम से जो पात्र रावण बनता है, आप उसकी भी प्रशंसा करते हैं। अरे यार राज साहब नहीं थी कर क्या रहा है वो रावण, उसकी प्रशंसा करते हैं। तो प्रशंसा आप उसके चरित्र की नहीं कर रहे, आप उसकी कला की कर रहे हैं। क्योंकि कला के माध्यम से गुजर कर क्या होता है, निकलता है जब वो, तो वो स्पृहणीय हो जाता है। ये कला के संसार की विशेषता है। समझ में आ रहा है ना? स्पष्ट है। चलिए, तो मीमांसक है ये। पहली बात तो ये आनी। दूसरी बात यह है कि ये बात ग्राह्य नहीं है। क्यों? सामाजिक में रस की प्रतीति नहीं। हाँ, सामाजिक को होने वाली रस प्रतीति का समाधान ये नहीं करता। ये कहाँ तक रस को लाए? नर्तक तक। तीन है, एक अनुकार्य है, एक नट है और एक सामाजिक है। तो अनुकार्य तो हो गया चरित्र, और दूसरा वो नट हो गया जो उस चरित्र को प्रस्तुत कर रहा है मंच पर, और तीसरा वो दर्शक हो गया जो उसको रत्नावली पढ़ी है ना? हाँ, श्री हर्षो निपुण कवि परिषद पेशा याद है? लोके हारिच वत्सराज चित्तम नाट्येश कक्षा वै वत्सैकैकमपि हवांचित फल प्राप्ते पदं किं पुनर्मद्भाग्यं सर्वो गुणानां गणः। कवि अच्छा हो तो सफल हो जाती है, कवि अच्छा न हो, अभिनेता अच्छा हो तो सफल हो जाती है। कवि और अभिनेता गड़बड़ हो, केवल सामाजिक अच्छे हो तो भी सफल हो जाती है। और कवि अभिनेता सामाजिक तीनों गड़बड़ हो, चरित्र अच्छा हो तो भी अभिनय क्या हो जाता है? सफल हो जाता है। तो किसी एक की उपस्थिति में भी वो सफल हो जाता है। अच्छे अभिनेता हो तो खराब से खराब चरित्र को अच्छा कर देंगे, अच्छे सहृदय हो तो खराब से खराब अभिनय की प्रशंसा ही करेंगे, आलोचना नहीं करेंगे। तो एक भी इन चारों में से चरित्र, अभिनेता और क्या है, कवि और कथा वस्तु तो चरित्र में आ गया। तो इन चारों में से कोई एक भी यदि अच्छा होता है तो अभिनय सफल हो जाता है। लेकिन रत्नावली में तो चारों के चारों उपस्थित, ठीक है। इसलिए रत्नावली का सफल होना स्वाभाविक, उसका अभिनय सफल हो। दूसरी बात यह है कि इन्होंने विचार किया इसका मुख्य रूप से राम में रस की उत्पत्ति का। तो जो इतिहास प्रसिद्ध है, जो बीत चुका है, उसमें वर्तमान में किए जाने वाले अनहय से रसोत्पत्ति कैसे होगी? संभव ही नहीं, ठीक है। हाँ, आप उसके द्वारा किए जाने वाले अभिनय को ले सकते हैं, लेकिन आज किए जाने वाले अभिनय से राम में रसोत्पत्ति होगी तो उससे कुछ लेना देना सामाजिक का नहीं है। यदि हो भी जाए
तो उससे सामाजिक का क्या लाभ? सामाजिक का क्या लाभ? यदि अभिनय करने वाला व्यक्ति अभिनय कर रहा है और सामाजिक को मालूम चल जाए कि इसके अभिनय करने से राम जी प्रसन्न होंगे, हमको कुछ नहीं मिलेगा, तो जाएगा अभिनय देखने? नहीं जाएगा, लौट आएगा। हमको प्रसन्नता मिले, हर व्यक्ति सोचता है कि हमको क्या मिला, हमको कितना उससे आनंद मिला। ठीक है, तो ये जो है इसमें चले आगे। प्रशांत तिवारी कौन है? हो गए, म्यूट हो गए, बहुत तेज आवाज आती है इसमें। तो ये दो आपत्तियां इस पर उठाई जाती हैं। तो तीसरा यह है कि मीमांसक बतानुयायी सिद्धांत, सब समीक्षा दिया। परीक्षा में आ जाता है कि लुण्ठक संबंध दस निष्पत्ति सूत्र की व्याख्या प्रस्तुत कीजिए, तो ये सब बातें आपको उसमें लिखनी पड़ेगी। विभाव भी आ गया, अनुभाव भी आ गया, व्यभिचार भी आ गया, इनकी व्याख्याएं लिखनी पड़ेगी, इनका संबंध लिखना पड़ेगा रस के साथ। समझ में आ गया? चले आगे। इसके बाद दूसरा है आपका कौन? शंकुक। शंकुक, ठीक है। तो शंकुक ने अनुमितिवाद का आश्रय लिया, अनुमितिवाद को प्रस्तुत किया। ठीक है, एक चीज ध्यान रखिएगा कि ये चारों सिद्धांत परस्पर संबद्ध हैं। चारों सिद्धांत परस्पर संबद्ध हैं और क्रमशः विकास की अवस्था को प्राप्त करते हैं। कोई किसी का खंडन या उपेक्षा नहीं करता, या कोई भी त्याज्य नहीं। लोक में उत्पन्न होगा, रामादव अनुकार्य, तो रामादि अनुकार्य क्या है? लोक है। तो लोक में उत्पन्न होगा तो नट में अनुमित होगा, तब न नट उसका अभिनय करेगा। और नट में जब अनुमित होगा तो सामाजिक में अभिव्यक्त होगा, और सामाजिक में जब अभिव्यक्त होगा तो सामाजिक में भोग होगा। ठीक है, इसलिए उत्पत्ति से अनुमिति, अनुमिति से अभिव्यक्ति, अभिव्यक्ति से भुक्ति, ये क्रम है। अभिव्यक्ति से भुक्ति इसलिए हम कह रहे हैं क्योंकि कोई भी पदार्थ जब तक अभिव्यक्त नहीं होता तब तक उसका भोग नहीं। वो दिखाई देगा आपके सामने, कोई मिठाई ला के रख दी जाए तो दिखेगी तब ना आप उसका भोग करेंगे, कि मन ही मन जो है सो मान लिया कि हमने खा लिया। ठीक है, इंद्रियार्थ सन्निकर्ष होना चाहिए, आंख से दिखे और जीव से उसका स्पर्श हो, तब तो समझ में आएगा ये खट्टी है कि मीठी है, इसमें केसर डला है कि इलायची डली है, पिस्ता डला है। ठीक है, तो भोग के लिए इंद्रियार्थ सन्निकर्ष, इंद्रिय और अर्थ का संपर्क जरूरी है। और भोग क्या है? अंतिम अवस्था है, भोग तक जाना है। तो उत्पत्ति होगी लोक में तो नट में उसकी अनुमिति होगी, नट उसका अनुकरण करेगा तो उसमें अनुमान करेंगे, जब अनुमिति होगी तो रस इसकी अभिव्यक्ति होगी, सामाजिक में अभिव्यक्ति होगी, अभिव्यक्ति होगी तो भोग। ठीक है, ये चारों परस्पर संबद्ध है। चत्वारों की सिद्धांता क्रमेण संबद्धा वर्तन्ते, किसी एक को भी आप छोड़कर नहीं चल सकते। इसके बाद जो अनुमितिवाद है, ये अनुमितिवाद भी उतना ही महत्वपूर्ण है जितना आपका उत्पत्तिवाद महत्वपूर्ण है, लेकिन ये उसके आगे की अवस्था है। तो करते क्या है शंकुक? उत्पत्तिवाद में लोक तक रस को ले आए थे, ये उसको नट तक ले आते, एक सीढ़ी ऊपर चढ़े। तो नट में रस का अनुमान होता है। कैसे अनुमान होता है? तो ये बताते हैं, बड़ी लंबी पंक्ति है।
इसमें कुछ बातें हैं जो आप समझ के आइएगा। पहली बात तो यह है कि 4 प्रकार की लोक में प्रतीतियां होती हैं, सम्यक, मिथ्या, संशय और सादृश्य। सम्यक प्रतीति, मिथ्या प्रतीति, संशय प्रतीति और सादृश्य प्रतीति। 5 ही प्रकार की प्रतीति लोक में नहीं होती। लेकिन नट में जो रामादि की प्रतीति होती है, अनुकर्ता नट में अनुकार्य रामादि का जो ज्ञान हो रहा है अभिनय के माध्यम से, वह प्रतीति इन 4 प्रकार की प्रतीतियों से भिन्न विलक्षण होती है। न वो सम्यक होती, न वो मिथ्या होती, न वो सदृश होती और न सादृश्य, न आपकी संशय होती, न सदृश होती। तो इन 4 प्रकार की प्रतीतियों से विलक्षण प्रतीति होती है किसमें? नट में। किसकी? रामादि। रामादि की प्रतीति न करना है, जो मंच पे अभिनय कर रहा है वो आपका मित्र है, लेकिन जितनी देर वो अभिनय कर रहा है उतनी देर आप उसको मित्र नहीं मानेंगे। उसको क्या मानेंगे? आप नहीं मानेंगे। सामने आ जाएगा तो चरण छू के प्रणाम करेंगे उसको, है? लीला में जो विग्रह बनता है, बालक या बालिका जो भी बनती है, तो उसमें हम लोग क्या करते हैं? रामलीला होती है जी, तो सब प्रणाम करते हैं। वो कौन है, कहाँ से आया, कोई नहीं पूछता। भाव है, भाव का संसार है हमारा, उसके साथ भावैक्य हो जाता है। ये 4 प्रकार की प्रतीतियों से विलक्षण प्रतीति होती है नट में, ठीक है? और इस नट के द्वारा प्रकाशित किए जाते हैं क्या? विभावानुभाव व्यभिचारी इस नट के द्वारा, ठीक है, कारण कार्य सहकारी विभावानुभाव व्यभिचारी नटे नहीं प्रकाशित है। लेकिन ये सब के सब कृत्रिम होते हैं। कृत्रिम का अर्थ क्या है? काल्पनिक। सब के सब क्या है? कृत्रिम है। कृत्रिम मतलब अवास्तविक, दे आर नॉट एट ऑल रियल। लेकिन सामाजिक उनको कृत्रिम नहीं समझता। क्यों? क्योंकि नट इतने अभ्यास के साथ उसकी प्रस्तुति करता है कि लगता है कि सही में राम के रूप में उपस्थित है। तो कृत्रिम जो होता है नट के द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला, अभ्यास के बल से, नाट्य के अभ्यास के बल से प्रस्तुत किया जाने वाला जो कृत्रिम कारण कार्य सहकारी है, उनको सामाजिक कृत्रिम नहीं मानता। इसमें 2 हेतु है। एक तो हेतु है नट का अभ्यास, कितना परफेक्ट उसने अभिनय किया कि आप राम ही समझते हैं। उसमें सब आ जाती है, उसका आहार आ जाता है, उसका मेकअप आ जाता है, उसकी अपनी प्रस्तुति आ जाती है, संवाद आ जाती है, अंग संचालन आ जाता है, सब आ जाता है, ठीक है? और इनके साथ जब संबंध होता है तो गम्य गमक भाव रूपाद अनियमानोपि वस्तु सौंदर्य बलात् रसनीयत्वेन अन्यान्यमान विलक्षण स्थायित्वेन संभाव्यमान इत्यादि भावस्तत्र सन्नपि सामाजिकानां वस्न्य शर्माणो रसः। तत्र मतलब नटे असन्न, नट में वो विद्यमान नहीं होता है, लेकिन सामाजिकों के द्वारा अपनी वासना के वशीभूत होकर उसका आस्वाद किया जाता है। जिसमें 2 बातें इन्होंने कही। एक तो ये बात कही, मुख्य बात ये कही कि 4 प्रकार की लौकिक प्रतीतियों से विलक्षण होती है नट में अनुकार्य की प्रतीति, ठीक है जी। और नट जिन भावानुभाव व्यभिचारियों को प्रकाशित करता है, जो भी है, वो कृत्रिम होते हुए भी वास्तविक प्रतीत होते हैं। उसमें 2 कारण है। एक कारण तो नट का अपना अभ्यास जी, और दूसरा कारण है सामाजिक की अपनी वासना, ठीक है? और इसके बल से उस नट में सामाजिक अनुमान करता है, किसका? अनुकार्य का अनुमान करता है। तो देखिए, अनुमान के लिए हेतु चाहिए। पर्वतों का निमान धुआं, अरे धुआं दिखाई दिया तब ना आपने कहा कि आग लगी हुई है। आग दिखी थी? नहीं ना।
तो नट के अंदर श्रृंगार रस की उत्पत्ति हुई है, नट के अंदर श्रृंगार रस या रति विद्यमान है। तो नट में रति विद्यमान है आप कैसे जानेंगे? उसकी चेष्टाओं से। तो उसकी जो चेष्टाएं हैं अनुभव वो सब की सब उसके अंदर किए जाने वाले रस विशेष के अनुमान में हेतु बनती हैं। तो यहाँ अनुमान की प्रक्रिया क्या है? दुष्यंतः शकुंतला दुष्यंतः शकुंतला विषयक रतिमान विलक्षण स्मित कटाक्षादि मत्वात्। दुष्यंतः शकुंतला विषयक रतिमान विलक्षण स्मित कटाक्षादि मत्वात्। हेतु हो गया। अब इसी को पलट दीजिए, शकुंतला दुष्यंत विषयक रतिमती विलक्षण स्मित कटाक्षादि मत्वात्। ठीक है। अब प्रश्न खड़ा हुआ कि वस्तुतः उस नट में वास्तविक रूप से रस नहीं है, लेकिन फिर भी उसमें हम रस की प्रतीति मान लेते हैं। इसमें हेतु क्या है? इसमें हेतु है सामाजिक की वासना, सामाजिक का अपना संस्कार। पौन पुण्य न प्रवृत्ति, अरे जो उसको अच्छा लगता है उसको पाने के लिए वो बार बार दौड़ता है, यही ना है वासना। किसी को चावल दाल अच्छा लगता है, किसी को रोटी सब्जी अच्छी लगती है। जिसको चावल दाल अच्छा लगता है उसको 2-4 दिन रोटी सब्जी खिलाइए, 5वें दिन वो खोजेगा कि भाई कहाँ है हमारा प्रिय व्यंजन। वासना है ना उसकी। तो वासना शब्द का अर्थ क्या है? पौन पुण्य न प्रवृत्ति। ये पकड़ लीजिए। अभिज्ञान शाकुंतल आप जितनी बार पढ़ेंगे उतनी बार अच्छा लगेगा, खराब उसमें नहीं। वासनया चर्वमाण, चर्वमाण का अर्थ है आस्वाद्यमान। पौन पुण्य न आस्वाद्यमान। चरवणा का अर्थ क्या है? जुगाली। बार बार हम उसको जितना आप उसको चबाएंगे उतना ही आस्वाद उसके साथ उससे उत्पन्न होगा। रस इति श्री शंकर का। इसको देख के आइए। तो हम लोग इसको देखते हैं सोमवार को। ठीक, ये 4 सिद्धांत खत्म कर लें, उसके बाद वक्रोक्ति जीवित लेना। वक्रोक्ति जीवित भी तो है पढ़ाना, वो भी ग्रंथ है, छोटा कोर्स नहीं है। ठीक है, बंद कर दें आज यहीं तक रहने देते हैं। आज 3य कक्षा है आपकी। अभी रेगुलर होगी तो रहा है, रेगुलर तो होगी, क्लास तो 2 या 3 दिन की। चलिए कल भी कर लीजिए हम।